हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज आदित्य केशव and I am here to teach you social science of class 6th. So let's start. As you all can see, today we are doing history. Chapter 1, when, where and how. So please students, open page number 5 in your textbook. चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री. तो आप अपना पेज नंबर 5 खोल लीजिए बुक में. तो सबसे पहली हेडिंग जो आप देखेंगे वो है हिस्ट्री. तो हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि हिस्ट्री क्या है. तो हमारी पहली हेडिंग है हिस्ट्री. तो आप देखेंगे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज इन सोशल साइंस दैट डील्स विद द पास्ट इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है. जैसे हमारे बीच जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो है कोविड. तो कोविड का हम देखें तो कोविड जो स्टार्ट हुआ था वो 2019 में स्टार्ट हुआ था. फिर 2020 में वो अपनी पीक पर था और 2021 में उसके केसेस कम होने स्टार्ट हुए. तो जब भी हम कोविड की बात करेंगे तो हम 2019 की सबसे पहले बात करेंगे, फिर 2020 की और 2021 के लास्ट में. तो ये जो ऑर्डर होगा किसी भी चीज़ का वो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है. तो जैसा कि आपने देखा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है. इसके बाद इट प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे कि हम देखते हैं कि पहले आदिवासी होते थे, आदिवासी के बाद फिर हम हुए. तो ये जो एवोल्यूशन हुआ टाइम से टाइम तक, ये जो हमारा इवॉल्व होना हुआ, मतलब हमारा बेहतर होना हुआ, इसके बारे में जो हमें चीज़ बताती है, जिस चीज़ का हम पढ़ के इस बारे में इस बारे में पता करते हैं वो होती है हिस्ट्री. इसके बाद नेक्स्ट लाइन है इट्स अ कॉन्टिन्यूस सिमेट्रिकल नैरेटिव ऑफ पास्ट इवेंट रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पीपल, कंट्री, पीरियड, पर्सन एक्सेट्रा. दैट मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं. जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो इंडिपेंडेंस हमें मिली थी वो 1947 में मिली थी. तो 1947 से पहले भी कुछ हुआ होगा, 1947 के बाद भी कुछ हुआ. तो सारे जो इवेंट्स होंगे वो हमारे हिस्ट्री में होंगे, हमारे प्रेजेंट से पहले. मतलब आज के दिन हम जहाँ भी हैं, जो हमने कल करा, जो हमने परसों करा, वो भी हमारा पास्ट होगा, वो भी हमारे हिस्ट्री में काउंट होगा. इसके बाद देखा जाए तो हिस्टोरिकल नॉलेज इज नो मोर और नो लेस देन केयरफुल एंड क्रिटिकल कंस्ट्रक्टेड कलेक्टिव मेमोरी. मतलब कि जो हमारी हिस्टोरिकल नॉलेज होती है वो ज़्यादा कुछ नहीं होती, बस एक मेमोरी का कलेक्शन होता है जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम जानते हैं. अगली हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. तो हमें जानने की ज़रूरत है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं. तो जैसा आप देखेंगे वी आर लिविंग इन अ प्रेजेंट वर्ल्ड एंड वी प्लान एंड वरी अबाउट द फ्यूचर. कि हम प्रेजेंट वर्ल्ड में रहते हैं और हम अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं. लेकिन उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने पास्ट में क्या करा है. क्योंकि अगर हम पास्ट की गलतियों से सीखें तो हम अपना फ्यूचर सही कर सकते हैं. यही आगे की लाइन में लिखा हुआ है. द वर्ल्ड हिस्ट्री हैज़ मैनी मीनिंग. इट इज़ एन अकाउंट ऑफ द पास्ट इवेंट इन सीक्वेंस ऑफ टाइम. इट इज़ द स्टडी ऑफ इवेंट्स. इसके बाद देखेंगे हम हिस्ट्री जो है हमें एक्सप्लेनेशन देती है इवेंट्स के बारे में. इंडिपेंडेंस इवेंट, इंडो पाक वॉर, कारगिल वॉर, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी. लेकिन अगर हम उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी. नेक्स्ट लाइन है हिस्ट्री गिव्स अस एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्ट इवेंट. इन एडिशन those explanations are used to understand the relationship of then and now. That means कि हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि उस टाइम में लोग कैसे रहते थे और इस टाइम में हम क्या रहते हैं. तो हम उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइफ उस टाइम पे इजी थी या इस टाइम पे इजी है, या हमें क्या चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट लाइन है स्टडिंग हिस्ट्री हैज़ अ सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट फील्ड बिकॉज it provides us to avoid the mistake that have happened in the past. That means कि इस हिस्ट्री को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमने पास्ट में क्या गलतियां करी हैं और हमें उनसे सीख के आगे बढ़ना चाहिए. नेक्स्ट लाइन इट वुड सर्व एज द बेसिक ऑफ एवरीवन. इट हेल्प अस टू बिकम मोर एफिशिएंट. नेक्स्ट, तो जैसे कि हमने आगे पढ़ा इट हेल्प अस टू बिकम मोर एफिशिएंट. अगर हम देखेंगे हिस्ट्री हमारी कैसे हेल्प कर सकती है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए. मोर एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि हम पहले से बेहतर हो सकते हैं.
तो आप इस वर्ड को नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके अलावा हमने कुछ वर्ड और पढ़े थे, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट मीन्स जब भी कोई भी इवेंट या हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं उसे एक सीक्वेंस में छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा या पहले से बाद में लगाते हैं तो वो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो मोर एफिशिएंट के आगे हम लिखेंगे पहले से बेहतर। मोर एफिशिएंट का मतलब होता है पहले से बेहतर होना। इसके बाद सेकंड वर्ड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक सीक्वेंस में एक तरह से चीजों को लगाना, इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे, बुक पे आते हैं वापस। वी स्टार्ट टू इंक्वायर एंड बी इंटरेस्टेड इन थिंग्स दैट मे ग्रेटली अफेक्ट आवर लाइफ्स इन द प्रेजेंट एंड इवन इन द फ्यूचर। नेक्स्ट वर्ड जो हमें पता होना चाहिए वो है इंटरेस्टेड। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इंटरेस्टेड का मीनिंग होता है किसी भी चीज में रुझान। किसी भी चीज में हमारा रुझान होना इंटरेस्टेड बताता है कि हमें जब हमें पास्ट का पता होता है, जब हमें पता होता है कि पहले क्या हुआ है, उनसे हम ज़्यादा आगे अपना बेहतर कर पाते हैं, तो हमें इंटरेस्ट जागता है उस चीज़ में। तो इसलिए इंटरेस्टेड होती है चीज़ें बहुत ज़्यादा। और इवन इन द फ्यूचर जो हम आज करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारे हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं या फिर हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट, जिसके मुकाबले हम हिस्ट्री को देखते हैं। तो वो जो रेफरेंस पॉइंट हमारी बुक्स में या हमें पढ़ाया जाता है वो होता है जीसस क्राइस्ट की बर्थ। जैसे कि हम जानते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में मोस्टली हम जानते हैं कि क्रिश्चियंस में इनकी कितनी वैल्यू होती है। तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके जन्म के अनुसार पढ़ते हैं। हिस्ट्री दो तरह की हो गई, एक इनके जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट, एक इनके जन्म के बाद आफ्टर क्राइस्ट। तो जो भी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो इसी हिसाब से होगा कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले क्या क्या हुआ हिस्ट्री में और जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद क्या क्या हुआ हिस्ट्री में। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं हम। द टाइम फ्रेम हेल्प्स टू प्रिवेंट द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल। जैसे कि हमने पढ़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में यही चीज़ हमें मदद करती है कि जीसस क्राइस्ट से पहले क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट के बाद क्या हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन। टाइम इन हिस्ट्री is studied in the form of BC and AD. That's AD. AD means after that and BC means before Christ and AD means after Christ. हिस्ट्री के तीन पार्ट हुए ध्यान से देखा जाए तो, बिफोर क्राइस्ट, व्हेन क्राइस्ट was here, and AD after Christ, after the death of Jesus Christ. Okay, next line. Here BC stands for before Christ, as we can see, which means before the birth of Jesus Christ, and AD stands for Anno Domini, which means in the year of Jesus Christ's death. Next, dates of AD and after birth, for example 2000 BC means, for example, let's say we talk about 2000 BC. That means this is 2000 years ago before the Jesus Christ birth. And if we say 2000 AD, that means after the death of Jesus Christ 2000 years. तो आपने समझा कि बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट का मतलब। तो लेट्स सी, आफ्टर एडी को हम एक और फॉर्म में लिखते हैं। एडी मीन्स एनो डोमिनी, दैट मीन आफ्टर क्राइस्ट।
This is a Latin word. Okay. Now come to page number 6. Heading is geographical framework, which right here. Okay. So geographical frame, survival of human depends upon the geographical condition. That means जैसे हम लोग नॉर्मल रहते हैं तो हमारा जो यहाँ का टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया का जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो होता है 23 डिग्री टू 23.5 डिग्री टू 46.5 डिग्री। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाएगा यहाँ पे इंडिया में 46, 47, 48, और मिनिमम जो जाएगा वो -2, -3 तक। लेकिन अगर इससे ज़्यादा जाता है तो हमारे सर्वाइवल में दिक्कत आएगी, मतलब कि हमें ज़िंदा रहने में दिक्कत आएगी। जैसे कि आपने देखा होगा जो माउंटेनर होते हैं, जो माउंटेन पर ट्रैकिंग करते हैं, उनके साथ एक बहुत दिक्कत होती है ऑक्सीजन की। अगर आप कभी इन फ्यूचर या फिर आप पहले भी कभी पहाड़ों पर गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। ये सब जो होती है हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, जोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से। तो लेट्स सी जोग्राफी के हिसाब से हिस्ट्री कैसे डिवाइड होती है। द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन डिपेंड्स अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। दे सर्वाइव इन द फिटेस्ट वन। As you can see, you see many movies in which there are dinosaurs, but now in today world, so we discuss about the dinosaurs. The conditions of dinosaur is not adaptable in today world. That means कि हम जो कंडीशन में आज रहते हैं उस कंडीशन में अगर डायनासोर होते तो वो जिंदा नहीं रह पाते। इसलिए एक थ्योरी दी गई थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट होगा, जो बिल्कुल अडेप्टेबल होगा, वही हर कंडीशन में रह सकता है। तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना। नेक्स्ट लाइन, मोर ओवर इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वाटर एंड सॉइल। नेक्स्ट, you will study about this in higher class. When we are talking about history, sometimes it is important to look about the geographical conditions. जैसे कि ये जो चीज़ें होती हैं लैंड, सी, वाटर, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है, कि जो इंसान फिट है, जो ह्यूमन बीइंग या फिर जो एनिमल इस एटमॉस्फेयर के लिए फिट है, वही आगे चलेगा, वरना आगे नहीं जा पाएगा। सो आगे करते हैं। इन इंडिया ह्यूमन फर्स्ट सेटल अराउंड द नॉर्थ इंडियन गैंगेटिक प्लेन। इंडिया में सबसे पहले जो लोग रहे थे नॉर्थ इंडिया गैंगेटिक प्लेन में रहते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो मोस्टली एरिया होता है वो गैंगेटिक प्लेन्स में आता है, जहाँ पे गंगा रहती है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक। ठीक है, इस एरिया में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग आके रहे थे, ऐसा माना जाता है। इट हैज़ रीजन लाइक गुड क्लाइमेट, फर्टाइल लैंड, रिवर। जैसे कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि जहाँ भी पानी होगा, जिस भी ज़मीन के पास या जिस भी लैंड के पास वाटर बॉडीज़ होगी, वो लैंड हमेशा फर्टाइल होगा। डैट मीन्स वहाँ पे खेती आराम से हो सकती है। इसलिए जो हमारा एरिया था ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, यहाँ पे गंगा रिवर बहती है, जिस वजह से यहाँ पे खेती अच्छी हो सकती थी, यहाँ पे रहने के लिए ज़मीन थी लोगों के पास, यहाँ का पानी अच्छा था, तो लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते थे सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग रहा करते थे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। द सदर्न रीजन वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर रीजन बाय माउंटेन, रिवर्स, वैली एंड प्लेट्यू। जैसे कि हम अगर साउथ की तरफ जाएंगे, इंडिया के मैप में देखा जाए तो साउथ की तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ पहाड़ ज़्यादा हैं, तो पहाड़ों पे लोगों के लिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रिवर्स है वहाँ, ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं है, लेकिन वहाँ माउंटेन्स की वजह से रहने में इंसानों को ज़्यादा दिक्कत होती थी। आगे द सेंट्रल एशिया एरिया सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द हिमालयाज। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि सबसे पहले लोग जो रहते थे वो गैंगेटिक प्लेन्स में रहते थे। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वर्ड आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज में, गैंगेटिक प्लेन, गंगा का एरिया। तो जो जहाँ से भी गंगा बहती है उसको हम गंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं। मोस्टली जो एरिया इसमें आएगा वो यूपी प्लस यूके आएगा। इनके अलावा भी और भी एरियाज होते हैं, लेकिन जो लार्ज एरिया कवर करते हैं गंगास का वो यूपी एंड यूके करते हैं। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं एक वर्ड और जो हमने पढ़ा था, सदर्न रीजन, माउंटेन्स, रिवर, वैली एंड प्लेट्यू। माउंटेन्स,
आप इन वर्ड को अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। ये वर्ड्स ज़रूरी हैं हमारे लिए जानने के लिए, क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे। माउंटेन्स, पहाड़। आई होप आप सबको पहाड़ों पर जाने का शौक होगा। इसके आगे नेक्स्ट वर्ड जो हम पढ़ेंगे, रिवर्स, दैट मीन्स नदी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको नोट करने हैं, जो आपके लिए आगे भी काम आएंगे, इसलिए इन वर्ड को याद जरूर कर लीजिएगा। अगला वर्ड आगे हम बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, विद द पास एज ऑफ टाइम पीपल स्टार्टेड मूविंग इन एंड आउट ऑफ द माउंटेन दैट रिजल्टेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स। जैसे कि कल्चर, इस वर्ड को आप नोट कर दीजिए। कल्चर से आप क्या समझते हैं? किसी भी एरिया का जैसे डांस फॉर्म हो गया। अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार का एक अलग डांस फॉर्म है। आप पंजाब में रहते हैं तो वहाँ भांगड़ा होता है। जम्मू कश्मीर में रहते हैं अलग है, असम में रहते हैं तो बिहू होता है। तो ऐसे ही हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है। वो लोग, साउथ के लोग ज़्यादातर नॉन वेज डाइट लेते हैं और नॉर्थ के लोग ज़्यादातर वेज डाइट लेते हैं। तो ये जो होता है कल्चर एक्सचेंज, कि अगर नॉर्थ का आदमी साउथ में जाएगा या साउथ का आदमी नॉर्थ में आएगा तो वो वहाँ की चीज़ें सीखेगा, वहाँ पे देखेगा लोग बात कैसे करते हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं हर जगह। तो ये सब कल्चर में आता है। कल्चर में क्या क्या आएगा? लैंग्वेजेस, डांस फॉर्म, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब भी कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब लोग माउंटेन्स पर रहते थे, हिस्ट्री जो है हमें एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं हमेशा। सबसे पहले हमने देखा, स्टार्टिंग से देखा जाए तो पहले लोग रहते थे गंगेटिक प्लेन्स में, कुछ लोग रहते थे माउंटेन्स में साउथ में। जब मौसम थोड़ा ठीक होना स्टार्ट होता है तो जो माउंटेन्स वाले लोग थे वो निकल के नॉर्थ की साइड आने स्टार्ट हुए और नॉर्थ के लोग थोड़ा सा साउथ की साइड। तो जब वो अपना कल्चर एक्सचेंज करते हैं, इस चीज़ की वजह से हम इवॉल्व हो पाते हैं। जैसे कि हमने एक वर्ड पहले पढ़ा था, इवॉल्व। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब क्या हो रहा है? पहले से बेहतर होना या राइज होना। हम इवॉल्व को लिख सकते हैं पहले से बेहतर होना। बेहतर होना। ओके, तो इवॉल्व होने के लिए हमें कल्चर एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम एक ही जगह रहेंगे तो हमें सिर्फ उसके बारे में पता होगा, लेकिन हमें अगर और जगह को जाना है या और जगह हम जाएंगे तो हमें उस जगह के बारे में पता चलेगा, जो हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट ट्रेड रूट्स वर डेवलप्ड विद द पासेज ऑफ टाइम, सच एज उत्तरा पाथ फ्रॉम द हिंदू कुश माउंटेन टू द माउथ ऑफ द गंगा। जैसे कि जिस रास्ते से माउंटेन से लेकर नॉर्थ तक वो आए, उस रास्ते को बोला जाता है अंडरपाथ। तो जैसे कि हमने देखा, लोग साउथ से नॉर्थ की साइड आते थे, नॉर्थ से साउथ की साइड जाते थे। तो ये जो रूट था, इस रूट को बोलते हैं ट्रेड रूट। वो रूट जिससे हम सामान या अपना एक दूसरे से व्यापार करते हैं। तो आप बुक में सबसे पहले ट्रेड रूट हाईलाइट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में जरूर नोट करना है। ट्रेड रूट का मतलब क्या होता है? कोई भी रास्ता, जिस रास्ते से सामान या फिर अपना कल्चर या फिर लोग इधर उधर जाते हैं, नॉर्थ से साउथ में, साउथ से नॉर्थ में। ऐसी कुछ ट्रेड रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले कॉपी निकाल लीजिए, उनमें नोट डाउन करिए कुछ नाम। सबसे पहले आप अपनी बुक में देखेंगे उत्तरा पाठा। स्पेलिंग आप अपनी बुक से नोट कर लीजिए। ये पहला। तो दूसरा हम देखेंगे, तो आपने स्पेलिंग देखी होगी, एक बार मैं भी आपको कंफर्म कर देता हूँ, UTTARAPATHA, उत्तरा पाठ। सेकंड वर्ड जो आप देखेंगे बुक में वो है दक्षिणा पाठ, DAKSHINA, दक्षिणा पाठ। ये दोनों जो हैं ये ट्रेड रूट्स में आते हैं, ये कंबाइंड। ओके, ये सब आप अपनी बुक में, नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। ये आपके होमवर्क हैं और कल ये आपसे पूछ लूंगा मैं एक बार, अगर आपको याद होते हैं तो। पर याद करने की कोशिश जरूर करिएगा। ये जो था अपना दक्षिणा पाठ, ये है अपना गुजरात से पाटलिपुत्र। गुजरात
टू पाटली पुत्र। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3। मेनली जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री, मेनली वर्ल्ड की हम बात नहीं करते हैं, अभी हम इंडिया की बात करेंगे। तो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होगी। सबसे पहले एशियंट, ANCIENT, एशियंट। आप नोट करते रहिए मेरे साथ साथ, जिससे आपको ये छूटे नहीं, कल आपको ये याद होने चाहिए, एशियंट। सेकंड है मिडीवल, MIDIEVAL, मिडीवल। और थर्ड आती है मॉडर्न। तो आप तीनों की स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, एशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है बेसिकली। चलिए, आपको यहाँ तक समझ आया? इस जो हमारे चैप्टर है इसमें हम जो पढ़ेंगे वो होती है एशियंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो होगी एशियंट हिस्ट्री, उसके बाद मिडीवल एंड लास्ट में मॉडर्न। तो शुरू करते हैं। हमारी जो मानी जाती है एशियंट हिस्ट्री, जो मेनली हम पढ़ते हैं बुक्स में, वो होती है 1 2 3, कितना हुआ बच्चों ये? 5 लाख BC to 800 AD। दैट मीन्स BC और AD का मतलब हमने अभी पढ़ा था 5 लाख BC। दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 5 लाख साल पहले से उनके जाने के 800 साल बाद तक जो हमारी हिस्ट्री है वो हमारी एशियंट हिस्ट्री में आती है। चलिए हिस्ट्री आगे पढ़ते हैं अब। एक सेकेंड। तो चलिए बच्चों आगे करते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, दैट मीन्स जो चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सोर्सेज वर्ड भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिए। जिनसे हमें कुछ पता चले। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में क्या होता है, इसमें हम देखेंगे सोर्सेज आर द बैकबोन ऑफ हिस्ट्री। मतलब बिना किसी सोर्स के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ हुआ है पास्ट में, लेट्स सी आपके फादर आपको कोई चीज़ बताते हैं कि उन्होंने जब वो 23 के थे उन्होंने क्या करा, वो 19 के थे उन्होंने क्या करा, तो आपके फादर आपके लिए एक सोर्स है जो आपको ये चीज़ बता रहे हैं। अगर कोई आपको नहीं बताता कि जब वो 23 के थे उन्होंने क्या करा, तो आपको कभी पता ही नहीं चलता। दैट मीन्स हमें पास्ट के बारे में जानने के लिए हमेशा किसी न किसी सोर्स की नीड होती है। ओके, अब आगे करते हैं। इन अदर वर्ड्स, टू नो हिस्ट्री वी मस्ट हैव सम डेफिनेट सोर्स इन आवर हैंड। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने सोर्स नहीं है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पुरानी हमारी हिस्ट्री है। जैसे कि हमने देखा 5 लाख BC के अराउंड। तो उस टाइम के और उस टाइम के बीच में आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे फ्लड्स आए, बहुत सारी चीज़ें हुई जिस वजह से हमारे जो अपनी हिस्ट्री के नोट्स थे या फिर सोर्सेज थे, जो रिटर्न सोर्सेज थे या फिर जो लोग थे, वो तो आज के टाइम में हो नहीं सकते। लेकिन जो सोर्सेज थे पुराने, वो आज के टाइम में, या फिर जो नोट्स थे, जो हमारे लिखे हुए चीज़ें थी, वो हमें नहीं मिल पाई। कुछ आइडिया लगे हैं चीज़ों के, जिस हिसाब से हमारी हिस्ट्री बताई गई है। तो आगे पढ़ते हैं। विद द पासेज ऑफ टाइम ऑफ द सिचुएशन हैज चेंज अ लॉट। द लॉन्ग अनटेरिफिंग एफर्ट्स ऑफ हिस्टोरियन ब्रॉट नमरस सोर्सेज टू लाइट। जैसे जो हिस्टोरिकन होते हैं, अब वर्ड आप नोट करिए, हिस्टोरिकन, हिस्टोरियंस। ये लोग कौन होते हैं? जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं उन्हें हिस्टोरियंस बोलते हैं। Those who know or study about history। ओके, तो आप इसे नोट कर लिए, बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों ने जो हमें बताया था कुछ चीज़ें
कि ये चीज़ें होनी चाहिए या इन चीज़ों की वजह से आज हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। ज़मीन से खुदाई करते हैं, कहीं भी आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखते हैं, कुछ भी देखते हैं कि कहीं भी खुदाई करते हैं, कहीं गमला निकला है, कहीं मूर्तियाँ निकली हैं, ये सब सोर्सेज होते हैं। लेकिन इन सबको देख के पता नहीं चलता ये कितनी पुरानी है। उसके लिए कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमें पता चल पाता है कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। तो जो लोग ये करते हैं उन्हें हिस्टोरियंस बोलते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। With the help of these sources, the history of ancient India can now be fairly reconstructed. For the purpose of better understanding, we may discuss these sources as the literacy source and archaeological source. अब सोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सी, सोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो सोर्स है वो है लिटरेसी। लिटरेरी सोर्सेज। अब इनका मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़ जो हमें जानने की ज़रूरत है, लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है बुक्स। मेनली देखा जाए तो बुक्स जिनसे हमें पता चलता है, जिनमें हमने पढ़ा है कि ये चीज़ें कैसी थी या ये पहले कैसी थी। दूसरा जो सोर्स है हमारे पास वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दैट मीन्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होता है, जो ज़मीन में हम खुदाई करते हैं नीचे, उसमें चीज़ें निकलती हैं, तो उन चीज़ों के हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते होंगे और आज के लोग कैसे रहते हैं। खुदाई। ओके, तो बच्चों कि जैसा आपने देखा, आज हमने कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं। सबसे पहले कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, हिस्ट्री कैसे क्लासिफाई होती है, और इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग सोर्सेज होते हैं जो कि हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने कुछ आपको वर्ड दिए थे, क्रोनोलॉजिकल, सोर्सेज, हिस्टोरियंस, एशियन, मिडिवल, मॉडर्न, ये सब जो वर्ड आपको दिए गए हैं, ये सब आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और फिर कल हम इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो आपने आज पढ़ा है उसे अभी के अभी रीड करें, अभी के अभी समझें, और कोई दिक्कत हो तो बताएं, क्योंकि यही चीज़ आपको अगर अभी के अभी पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगी।